स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में किस किस की हेल्प रही। Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making our Constitution. कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की, तो उसके बारे में यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के हर एक पेज के साइड में आपको कुछ स्केचेस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्केच आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपको दिखाई देंगे कि किसने क्या क्या काम किया। The drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of Elected Representatives. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने का काम जिस असेंबली ने किया उसे इलेक्ट किया गया था, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पे आपको बताया गया है, सॉरी मैंने इससे पहले जो आपको एक्सप्लेनेशन दी वो भी थोड़ी गलत थी। यहाँ पे लिखा है द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है वो जिस असेंबली ने की वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली थी और उस असेंबली को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946, soon after the country was divided into India and Pakistan. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसे जुलाई 1946 यानी कि हमारी आज़ादी से एक साल पहले बना दिया गया था एंड दिसंबर 1946 में इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो स्टार्ट भी हो गई थी और उसी के बाद इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में उसे भी डिवाइड कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. Constitution जब बनाया गया इंडिया में तो उस Constituent Assembly में 299 members थे एंड इस असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट भी कर लिया था, बट इट केम टू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 1950 में 26 जनवरी में, यानी कि 2 महीने पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया। ऐसा क्यों था ये एनसीईआरटी में नहीं, आपको वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी पहली लड़ाई थी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, वो 26 जनवरी डेट को हुई थी, ठीक है, विच इज़ इन 1931 और 1932 आई थिंक, ठीक है। तो वो वाली जो लड़ाई है, जो हमारी पहली लड़ाई थी, उसकी याद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे और इसको हम अपना रिपब्लिक डे भी मानते हैं। We should, okay, then question arises, why should we accept the constitution made by the assembly more than 6 decades ago? अब तो 7 decades हो गए हैं। ओके, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अभी तक भी क्यों माने? अब तो ये बहुत पुराना हो चुका है, 60 साल पुराना हो चुका है, तो हमें इसे क्यों मानना चाहिए? We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because of basic rules were not applicable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. हमें हमारा जो 60 साल पुराना या 70 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों मानना चाहिए? वो इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो कुछ मेंबर्स के व्यूज नहीं होते, वो पूरी की पूरी एक कंट्री के व्यूज होते हैं जिनको लोगों ने हाँ किया होता है। और अगर हम कुछ और कंट्रीज की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल फ्रेश रीराइट किया है, यानी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल न्यू बना है, उन कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कंट्रीज जो हैं वो अब इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं कि अब उन्हें कुछ बेसिक रूल्स बनाने पड़ते हैं जो कि उनके कंट्रीज को चला सकें। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेयर अ पीस ऑफ पेपर है, यानी कि उसकी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेवल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ एक पेपर जितनी है और कुछ भी नहीं। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, एंड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो भी नहीं करता है। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. So अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते आ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ज़रूर खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स करके हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक फॉलो किया है। एंड कोई भी आज तक लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इसकी लेजिटिमेसी का मतलब कि इसके ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल उठाया हो। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज तक हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं और जो हमारा देश है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of the India. और जो सेकंड रीज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक एक्सेप्ट करने का वो ये कि उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत कम हुआ करती थी। इनफैक्ट इतनी कम हुआ करती थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो खुद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं हुई थी, कुछ ही लोग थे जिन्होंने इनको इलेक्ट किया था। It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. और ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको मेनली इलेक्ट किया था उन लोगों ने जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with Congress. In social terms too, the assembly represented members from different languages, group, caste, class, religion and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस असेंबली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे इस असेंबली में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, जिसको कि आज हम कांग्रेस नाम से जानते हैं, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी वाली पार्टी। ठीक है, जो इनके एंसेस्टर्स थे उन्होंने इस पार्टी को लीड किया था। एंड कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इनके भी थे जो कि एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे थे। कुछ बातों पे वो अग्री करते थे, कुछ बातों पे अग्री नहीं करते थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये सारे के सारे ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन को ध्यान में रख के बनाया जाएगा एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दी जाएगी। तो इस सब ऑब्जेक्टिव के साथ जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अपना काम कर रही थी। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पे आई एम सॉरी, मैंने इस वर्ड को सेंसिटिव बोल दिया, इट इज सैंक्टिटी, इट जस्ट स्लिप फ्रॉम माई टंग। ओके, सो यहाँ पे बताया गया कि फाइनली जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो काम कर रही थी, उसने आराम से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कौन सा बनाया? इट गिव्स सैंक्टिटी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रेंथ दी, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी के साथ मिला दिया। The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion take place, and on the draft constitution. Clause by clause, more than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These were used to interpret the meaning of the Constitution. अब देखिए किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया गया। सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिए गए। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे प्रीएम्बल से, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। प्रीएम्बल से हमें कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मिले, एंड इस कमेटी को इस असेंबली को जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको चेयर्ड कर रहे थे, यानी कि उसके जो चेयरमैन है, जो इसके चेयरपर्सन है, वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो इसको चेयर कर रहे थे। एंड उसके बाद क्या हुआ? सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशंस, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, क्लॉज बाय क्लॉज बहुत सारी डिस्कशंस चलती रही। मोर देन 2,000 अमेंडमेंट्स, यानी कि एक बार एक ड्राफ्ट बनाया, फिर उसमें कोई अमेंडमेंट की, फिर वो ड्राफ्ट बना, फिर उसकी अमेंडमेंट हुई, तो कितनी बार हुई? 2,000 अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, 2,000 अमेंडमेंट्स। कितने दिनों में? 114 दिनों में, 114 डेज, 3 साल, ठीक है, 3 साल में 114 डेज लगे, जब बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलके इन डिबेट्स को कर रहे थे और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। हर एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, और जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा था और उस असेंबली में जो भी बातें बोली जा रही थी उन सबको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया, ताकि सेंस देखी जाए कि किस सेंस में कौन सा प्रोविजन हमने रखा है, कौन सा आर्टिकल हमने रखा है, या फिर कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट हमने रखा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उस एक्ट को मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए, तो इसलिए क्या किया गया? जो भी वर्ड बोले गए, जो भी वर्ड वहां पे लिखे गए, उन सबको रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व किया गया। इन सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। एंड देन इसके बाद जितनी भी ये रिकॉर्डिंग्स हुई थी उन सबको 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंट भी किया गया, यानी कि 12 मोटी मोटी किताबें जो हैं उनमें इन वर्ड्स को प्रिंट किया गया, जो कि यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की गई थी। सो these debates provides the rationale behind every provision of the constitution। अब ये डिबेट जब हम पढ़ते हैं तभी हमारे को समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन बनाया गया उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी तरीके से जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाती है। सो स्टूडेंट्स, आपके द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।